नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने क्वेश्चन सीरीज का अगला लेक्चर लेके आ रहे हैं। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस का एक पार्ट का क्वेश्चन भी हमने कराया, वेलोसिटी डायग्राम बनाना सिखाया, आई सेंटर मेथड सिखाया, एक्सीलरेशन एनालिसिस भी हमने डिटेल में कराया, जिसमें हमने कोरिलेस कंपोनेंट भी कराया और कोरिलेस कंपोनेंट के साथ साथ क्लाइंस कंस्ट्रक्शन भी कराया। तो आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम सब लोग आज अगला क्वेश्चन सीरीज करेंगे, जिसमें हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक सीरीज हमने बनाई, ये सारी एक एक करके आप अगर सीक्वेंसली देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक और लेक्चर्स भी हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पैरेलल में चल ही रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ हमने कुछ सीरीज कराई है, मोर सर्किल का हमने करा दिया आपको डिटेल में, हमने आपको स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद और भी हम सोम के और भी लेक्चर लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आएंगे। मशीन डिजाइन में थ्योरी ऑफ फेल्योर हम डिटेल में कराएंगे। थ्योरी ऑफ फेल्योर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसरो में हमने आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए। इसरो के सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए। फोर्स सिस्टम को हमने 1 बाय 1 भी किया, लामी थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ, सबको 1 बाय 1 करते हुए फोर्स सिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी कराए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को भी आप बार बार देखें, ना समझ में आए तो आप हमें फिर भेज सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको हमें भेजिए, हम उसको सॉल्व कराएंगे। फोर्स सिस्टम के क्वेश्चंस हो या जो हमने टॉपिक कवर कर लिए उससे रिलेटेड। फ्रिक्शन को हमने डिटेल में कराया, अभी फ्रिक्शन के ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो करने हैं, ठीक है। तो अब हम सब लोग आज शुरू करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के और ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग ने अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ और भी लोगों में थोड़ा 1-2 मिनट निकाल के, थोड़ा टाइम निकाल के और भी लोगों में शेयर करें। मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुंचना चाहिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब लोग सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, ठीक है। और भी हम कुछ प्लानिंग यूपी ट्रिपल एस के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इधर पेट का शेड्यूल चेंज हो गया है, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको ध्यान से हम सब लोग करते हैं। आइए, इन ऑर्डर टू ड्रा द एक्सीलरेशन डायग्राम, एक्सीलरेशन डायग्राम बनाते वक्त, in order to draw the acceleration diagram बनाते वक्त it is necessary to determine the Coriolis component of acceleration in case of। जब आप एक्सीलरेशन डायग्राम बना रहे हो तो कब कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकालना आवश्यक हो जाता है। It is necessary to determine the Coriolis component of acceleration in case of। तो किस केस में Coriolis component of acceleration निकालना आवश्यक होता है, तो जिस केस में होगा उसमें आवश्यक होता है। जिस केस में Coriolis component of acceleration होगा उसमें आपको Coriolis component of acceleration निकालना आवश्यक होगा। तो वही चीज करना है। इन ऑर्डर टू ड्रा द एक्सीलरेशन डायग्राम इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन द Coriolis component of acceleration इन केस ऑफ। तो अब इसमें देखना कि किस में Coriolis component of acceleration होता है। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो आपका होगा, उस क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में स्लाइडिंग वेलोसिटी भी होगी, और जिस पर ये स्लाइड कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों है। किसकी एंगुलर वेलोसिटी? जिस पर लिंक स्लाइड कर रहा हो, इसके एंगुलर वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें दोनों है, इसलिए क्या है, कोरिलेस होगा। तो जब हम कभी क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का एक्सीलरेशन डायग्राम बनाएं, क्लाइंस से नहीं बनेगा। क्लाइंस से केवल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का बनता है, वो भी कब? जब एंगुलर वेलोसिटी क्रैंक की कांस्टेंट हो और गिवन हो। तो जब भी हम इसका एक्सीलरेशन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन भी
होगा, जिसका मान 2b ओमेगा होता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, स्लाइडिंग वेलोसिटी वेक्टर को ओमेगा की डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाने पर। अगला स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में स्लाइडिंग वेलोसिटी तो होती है, पर जिस लिंक पर स्लाइड कर रहा होता है, जिस लिंक पर स्लाइडर क्या कर रहा होता है, स्लाइड कर रहा होता है, वो फिक्स होता है। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म अगर बोला जाए तो बेसिक इन्वर्जन पर आप जाएंगे, और बेसिक इन्वर्जन में स्लाइडर तो स्लाइड करता है, पर जिस लिंक पर ये स्लाइड करता है वो लिंक रोटेट नहीं करती। तो इसमें भी नहीं होगा, 4 बार चेन में कोई आपका होगा ही नहीं, क्योंकि 4 बार चेन में स्लाइडिंग ही नहीं होगा। पेंटोग्राफ के केस में, पेंटोग्राफ एक 4 बार चेन है जिसमें 4 लिंक्स होते हैं। किसी भी शेप को लार्ज स्केल या स्मॉल रिड्यूस स्केल में, मतलब किसी भी शेप को किसी स्केल्ड फॉर्म में, वो आपका बढ़ते भी हो सकता है, घट स्केल्ड फॉर्म में कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। तो पेंटोग्राफ जो होता है, जैसे मान लीजिए ए छोटा सा लिखे और हम कहीं दूसरी जगह इनग्रेव करना चाहते हैं, ए को बड़ा सा बनाना चाहते हैं, तो हम पेंटोग्राफ यूज करेंगे। या कोई चीज बड़ा है उसको हम छोटा बनाना चाहते हैं, तो उसी शेप को कॉपी करना चाहते हैं, तो क्या होगा, पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि पेंटोग्राफ में कितने लिंक्स होते हैं, 4 लिंक होते हैं, और चारों क्या होंगे, टर्निंग पेयर। पेंटोग्राफ एक 4 बार चेन ही है, पेंटोग्राफ एक आपका क्या है, 4 बार चेन। तो खैर यहां पे क्या होगा कि जब क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर का बनाएंगे तो उस समय कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ड्रॉ करना या कैलकुलेट करना आवश्यक होगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सब गेट और ईएस के क्वेश्चंस हैं, तो मार्क रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 पोजीशन ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आर शोन। इसको अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। ये आपका स्लॉटर है, ये आपका क्या है, स्लॉटर है, और ये क्रैंक है, ये आपका क्या है, क्रैंक है, और ये इसमें स्लाइड करेगा। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है जो आपका सेपर में यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 पोजीशन ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म्स आर शोन बिलो। 3 पोजीशन आपको दिखाई गई हैं इस समय क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की, 3 पोजीशन दिखाई गई। बहुत अच्छी बात। इन व्हिच केसेस डज द कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एग्जिस्ट। तो किस केस में कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन होगा, सिंपल से पूछा गया कि किस केस में कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन होगा। तो कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जो होता है 2v ओमेगा होता है। कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है, 2b ओमेगा, और v क्या है, स्लाइडिंग वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, उस लिंक की रोटेटिंग वेलोसिटी जिस पर स्लाइडर स्लाइड कर। अब इस सिचुएशन में पहले केस को हम देखें तो सर जब ये घूम रहा है इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी, जैसे आप इस क्रैंक को उधर ले जाओगे, जैसे ये क्रैंक उधर जाएगा ये लिंक भी ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा। जैसे आप इसको उधर घुमाओगे ये ऐसे घूमेगा, और जब ये ऐसे इसमें थोड़ा सा स्लाइड भी करेगा, तो इस क्षण इसमें स्लाइडिंग वेलोसिटी है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसके एंगुलर क्रैंक के एंगुलर वेलोसिटी से लेना देना नहीं होता, जिस पर स्लाइड कर रहा उससे होता है। ये इस पर क्रैंक पर स्लाइड नहीं करता, तो इस पर ये स्लाइड, इस समय ये स्लाइड कर रहा है और इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो इस समय दोनों है, तो इस समय क्या होगा, कोरिलेस होगा। कोरियोलेस क्या होगा, कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इस समय होगा। ध्यान रखिएगा, कोरिलेस कंपोनेंट होगा, इसमें ओके होगा। इसमें अगर इस क्षण की बात करें तो स्लाइडिंग वेलोसिटी तो है, पर जब ये 90, जब क्रैंक स्लॉटर के परपेंडिकुलर हो जाता है, जब क्रैंक स्लॉटर की क्या होता था, परपेंडिकुलर, उस क्षण एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या होती है, 0। तो जब क्रैंक स्लॉटर के परपेंडिकुलर होगा उस समय एंगुलर वेलोसिटी स्लॉटर की क्या होगी, 0 होगी, और स्लाइडिंग वेलोसिटी है तो स्लाइडिंग से नहीं, मतलब इसके ओमेगा से भी कोई मतलब नहीं है। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी तो है, पर इस लिंक की इस क्षण के लिए एंगुलर वेलोसिटी 0, तो इस क्षण इसमें नहीं होगा, इसमें कोरिलेस नहीं होगा।
इसमें कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा इस क्षण 0 है। अगला और लास्ट इसमें देखिए, तो इस समय क्रैंक इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। क्रैंक इसी के ऊपर क्या कर रहा है? अरे भाई ये ऐसे घूमते गया, ऐसे सीधा हो गया। ये ऐसे था, एक समय 90 था, 90 से ऐसे घूमते घूमते एकदम सीधा हो गया, तो ये रॉड भी एकदम सीधी हो जाएगी, ये स्लॉटर भी उसी को ऊपर हो जाएगा। अब इस क्षण ये स्लॉटर तो घूम रहा है, ये स्लॉटर तो घूम रहा है, पर इस क्षण स्लाइडिंग वेलोसिटी इस क्षण के लिए, केवल इस इंस्टेंट की बात करें तो इस इंस्टेंट पर अब स्लाइडर मैक्सिमम पोजीशन पर, अब स्लाइडर कहीं ऊपर जा नहीं सकता या नीचे भी इस क्षण नहीं होगा। अगले क्षण तो अगले क्षण यहीं पे तो नहीं होगा, अगले क्षण घूम के तब जाके स्लाइडिंग वेलोसिटी। तो इस क्षण स्लाइडिंग वेलोसिटी 0 है, इसलिए इसमें कोरिलेस नहीं होगा। तो हमें ध्यान देना कि स्लाइडिंग वेलोसिटी भी होनी चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी भी होनी चाहिए। कोई एक 0 हो गया तो कोरिलेस नहीं होगा। तो इसी में क्या पूछा गया था? इन व्हिच केसेस, किस केस में डज द कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, किस केस में कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अस्तित्व में होगा? तो इसमें केवल वन ओनली, जो वन है उस केस में कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का अस्तित्व होगा, मतलब होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सब ये गेट में आया वो क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है आसान भी है, तो इसलिए कर लीजिए। 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो 2 पॉइंट्स ए एंड बी लोकेटेड अलोंग द रेडियस ऑफ व्हील, ये रेडियस ऑफ व्हील है उसी के अलोंग ए और बी दोनों लोकेटेड है। ए और बी आपके 2 पॉइंट्स हैं लोकेटेड अलोंग द रेडियस ऑफ व्हील एज शोन इन द फिगर बिलो, जैसा कि नीचे दिखाए गए चित्र में है। तो 2 पॉइंट्स है रेडियस पर ए और बी है, जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया। आगे हैव वेलोसिटीज ऑफ 80 एंड 140 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिए, एज शोन इन द फिगर बिलो हैव वेलोसिटीज ऑफ 80। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, जो दूर है भाई, अभी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है तो उसमें रिस्पेक्टिवली नहीं बोला जाएगा। जो दूर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा कौन है? 140 मीटर पर सेकेंड। तो जो दूर है उसकी ज्यादा होगी, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या है वेलोसिटीज ऑफ 80, 80 ए का होगा और बी का क्या होगा? बी का होगा 140 मीटर पर सेकेंड। तो ए और बी का वेलोसिटी हमें पता चल गया रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे आपको ध्यान रखना कि बी का मतलब बी की वेलोसिटी ज्यादा हुई, फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन। आगे द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 300 mm। ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 300 mm। द रेडियस ऑफ व्हील, आपसे रेडियस पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन, रेडियस आपसे पूछा गया है और दोनों के बीच की दूरी 300 mm है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? सर वेलोसिटी ऑफ बी ही आर इंटू ओमेगा होगा, क्योंकि बी जो है वो आर दूरी पर है, बी जो है वो क्या है? आर दूरी पर, तो आर इंटू ओमेगा, और यही क्या है? 140। यही क्या है? 140। ऐसे अगर कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ ए तो आप कहोगे सर ये दूरी, ये और ये दूरी क्या है? r माइनस 300। अब देखिए अगर हम r माइनस 300 लिख रहे हैं, इसका मतलब जो r आएगा वो mm में आएगा, क्योंकि mm से mm घटेगा ना, तो जो आंसर आएगा वो mm में। तो ये बीच की दूरी, ये दूरी कितनी हुई? r माइनस 300। ये बीच का दूरी भाई पूरा r है, उसमें से 300 उड़ गया, 10 चिड़िया थी 5 उड़ गई, तो 5 ही तो बची। तो वैसे ही है, r था 300 चला गया, बचा कितना? r माइनस 300 और इंटू ओमेगा, ये कितना दिया? 80 दिया है। अब क्या r नहीं निकाल पाओगे? वही पूछा गया, द रेडियस ऑफ द व्हील, टारगेट सेट है, द रेडियस ऑफ द व्हील। तो अब इसमें क्या करिए? फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दिए, तो r माइनस 300 इंटू ओमेगा अपान r ओमेगा इक्वल टू 80। भाई इसका पहले लियो तो इसका 80 बटे 140, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा और ये होगा 20 चौक 80, 20 सत्ते 140।
बात समझ में आ रही? तो यहां से आप देखेंगे तो 7r माइनस 2100 7 2100 इक्वल टू 4r। 4 ये बच्चे गुणन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 4r इधर आ गया तो r इक्वल टू आपका आ गया 700 mm। देख लीजिएगा सब लोग, r कितना आ गया 700 mm आ गया। 7r में से 4r घटा दिए 3r हो गया, 3r और 2100 है तो 3 7 2100 700 mm। क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या किया, a की वेलोसिटी मालूम थी, b की वेलोसिटी मालूम थी, उसी को हमने तो b की वेलोसिटी r ओमेगा होगी, a की वेलोसिटी r माइनस 300 इंटू ओमेगा होगा, और ये हमने कर दिया। आसानी से आप सब लोग सॉल्व कर लिए होंगे। कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्स ये आपका दिया हुआ है तो फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, हैच करने का मतलब ही वही था। आगे बात करते हैं फॉर 4 बार मैकेनिज्म। ठीक है भाई, 4 बार है ही, 4 लिंक है, काउंटिंग भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा गंदा सा है। तो 1 2 3 4 फॉर 4 बार मैकेनिज्म एज शोन इन द फिगर द फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर। देखिए फिक्स, परमानेंट, नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट, ये 3 तरीके के होते हैं। फिक्स का मतलब पोजीशन भी वही हो और लोकेशन भी डिसाइडेड हो कि भैया इस पिन पर और यही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं। तो इसमें ए और बी आपके फिक्स जो क्या होंगे I14 इस नंबरिंग के हिसाब से, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4। तो ये 1-4 के बीच का है, ये क्या है 1-4, और ये क्या है I12 1-2 के बीच का पिन। सारे पिन ज्वाइंट एक आई सेंटर होते हैं जो हम ऑब्जर्वेशन से बताते हैं। तो I14 I12 I14 I12, ऐसे क्या हो गया I23, ये 2 और 3 के बीच का है, और ये क्या होगा I34, ये I23 हो गया, ये क्या हो गया I34 हो गया। तो बात समझ में सबको आ गई, I14 I12 हो गया, क्लियर हो गया सब कुछ। तो क्या लिखा है फॉर द 4 बार मैकेनिज्म द फिक्स आई सेंटर। तो I14 I12 की ना तो पोजीशन बदलने वाली है ना तो लोकेशन, तो I14 I12 क्या हो गया फिक्स आई सेंटर, I14 I12 तो फिक्स पूछा गया था। अगर परमानेंट पूछता तो होता I34 I23, जिसका क्या पोजीशन नहीं फिक्स है, लोकेशन फिक्स है, किसी पिन पर ही होगा। पोजीशन हर समय मोशन के दौरान बदल रहा है, तो पोजीशन आपका बदल रहा हो, लोकेशन फिक्स हो, परमानेंट। अगर आपका पोजीशन लोकेशन सब चेंज हो रहा हो, जैसे I13 I24 की बात करें तो वो आपका क्या होगा, वो नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट। खैर ये आप कर लीजिए, क्वेश्चन हमने थ्योरी में भी इस चीज को कराया पूरा क्लियर। आगे When a slider moves on a fixed link, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट है। शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल, शब्दों से डरना नहीं है। वर्ड्स इधर उधर हो जाते, चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है। When a slider moves, हाँ भाई स्लाइडर है, स्लाइड कर रहा होगा, स्लाइडिंग वेलोसिटी होगी। इतना दिमाग में पढ़ते ही कुछ आना भी चाहिए ना, बुद्धिजीवी आदमी हो यार तुम सब लोग। When a slider moves on a fixed link हैविंग कर्व सरफेस। अब ध्यान देखिए, फिक्स लिंक जो है उसका सरफेस क्या है, कर्व सरफेस। अब इस कर्व सरफेस पर कोई एक स्लाइडर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो किसी एक फिक्स कर्व सरफेस पर कोई भी स्लाइडर मूव कर रहा है तो क्या होगा, द आई सेंटर लाइज ऑन। इंस्टेंटेनियस सेंटर कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्विलिनियर पाथ। तो जब कोई स्लाइडर किसी कर्व सरफेस, किसी फिक्स कर्व सरफेस पर स्लाइड करता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो आपका होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, ध्यान रखिए। सेंट्रल एक्सिस ऑफ स्लाइडर, तो स्लाइडर के सेंट्रल एक्सिस का यहां कोई इंपॉर्टेंस, इन्फिनिटी पर जब होगा, जब स्ट्रेट क्या होगा, स्ट्रेट सरफेस होगा। ये कर्व के बजाय क्या होगा, स्टेशनरी स्ट्रेट सरफेस, उस समय मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तब होता है जब प्योर रोलिंग। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब होगा, जब क्या होगा, प्योर रोलिंग होगा। ये कब होगा, जब प्योर ट्रांसलेशन
प्योर ट्रांसलेशन हो और भी कहां पर, ऑन स्टेशनरी स्ट्रेट सरफेस, स्टेशनरी स्ट्रेट सरफेस, स्टेशनरी स्ट्रेट सरफेस हो तो वहां पे इन्फिनिटिव। तो खैर आप समझ गए होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन 4 बार मैकेनिज्म फॉलोइंग आई सेंटर ऑफ रोटेशन इज नॉट प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इज नॉट प्रेजेंट मतलब कौन सा नहीं होता है। इन 4 बार मैकेनिज्म द फॉलोइंग आई सेंटर ऑफ रोटेशन इज नॉट प्रेजेंट, कौन सा नहीं होता वो आपको बताना है। तो फिक्स, हाँ फिक्स होता है। 4 बार चेन में फिक्स आई सेंटर आपके होते ही हैं। 1 2 3 4 अगर हम मान लें तो ये आपका 1 2 जो होगा वो फिक्स होगा, I1 4 भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो 1 2 1 4 फिक्स आई सेंटर हैं, ऐसे I2 3 और ऐसे I3 4। अभी क्यों 3 4 बोल रहे हैं, क्योंकि 3 और 4 के बीच में पिन ज्वाइंट है और पिन ज्वाइंट आई सेंटर होता ही है। तो क्या होगा, इन 4 बार मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग आई सेंटर ऑफ रोटेशन इज नॉट प्रेजेंट, कौन सा नहीं होता है, तो फिक्स होता है, ओके होता है, परमानेंट होता है, नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट भी होता है। जिसे I1 3 आपका जो है ये आपको कैंडी थ्योरम से पता होगा कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो I1 3 मिलेगा और यहां पर हमें क्या मिलेगा, I2 4 मिलेगा। तो I1 3 मिल रहा, I2 4 मिल रहा है, तो ये नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट होगा। अब इसमें परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक एंड लीवर एट इंफिनिटी। ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर टू, अब ऐसे क्रैंक एंड लीवर, क्रैंक एंड रॉकर वर्ड होना चाहिए। चलिए, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक एंड लीवर एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी वाला कोई केस होता है क्या 4 बार चेन में? 4 बार चेन में इसका कोई, जैसे देखिए 4 बार चेन में जो लिंक कंप्लीट रोटेशन कर सकती है उसे क्रैंक कहते हैं, जो लिंक पार्शियल रोटेशन कर सकती है उसको हम, जो लिंक पार्शियल रोटेशन कंप्लीट ना करे उसको हम लीवर या रॉकर कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब भी एक बार समझ लीजिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन के परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन भाई, कौन सी लाइन, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक एंड लीवर। तो देखिए मान लीजिए कि ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा है और ये ऑसिलेशन कर रहा है। तो अगर ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, वो डिपेंड करता कब कौन क्या करेगा, ग्रॉसेफ लॉ में बताया जाएगा या ग्रॉसेफ लॉ में पढ़े होंगे। तो आपका ध्यान रखिए, जब ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा है तो ये क्रैंक हुआ, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये हुआ। ऐसे अगर ये पार्शियल रोटेशन कर रहा है तो ये रॉकर हुआ और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये हुआ। तो अब देखिए, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक एंड रॉकर, क्रैंक और रॉकर के सेंटर ऑफ रोटेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कहां पर, इंफिनिटी पर। तो क्या कोई ऐसा आई सेंटर 4 बार चेन में होता है? क्या लिखा हुआ, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक एंड लीवर एट इंफिनिटी। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर नहीं सर, ऐसा कोई 4 बार चेन में नहीं होता, और जो नहीं होता वही यहां पर पूछा गया, इट इज नॉट प्रेजेंट, कि कौन सा उपस्थित नहीं होता, तो डी पार्ट। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिंक्स बताने हैं when the number of I center equal to 10। तो I center अगर 10 है तो नंबर ऑफ लिंक्स 5 होंगे। रट लिए भाई, 4 लिंक है तो 6 I सेंटर, 5 लिंक है तो 10 I सेंटर, और अगर आपके 6 लिंक है तो 15 I सेंटर। खैर चलिए, तो नंबर क्या पूछा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिंक्स when the number of I center, number of instantaneous centers are 10। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आपके 10 है, और ये क्या होता है n इंटू n माइनस 1/2। n क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स। तो ये 20 इक्वल टू क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1। अब n इंटीजर ही है तो दो
भाई एक कोई इंटीजर, उसमें से एक घटाओगे दूसरा इंटीजर जो एक दूसरे से आगे पीछे, तो दो क्रमागत, तो इसको हम 5 गुणे 4 लिख सकते हैं, तभी तो 20 होगा। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आपका 20, तो कौन है 5 गुणे 4, तो यहां से n का मान क्या आ गया 5। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तब भी 5 आएगा, बशर्ते जो निगेटिव टर्म आएगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ लिंक्स निगेटिव नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी नंबर आप बेसिकली अगर 3 चीजें रटे रहें तो अच्छा, 4 लिंक है तो आपके 6 आई सेंटर होंगे, अगर 5 लिंक है तो 10 आई सेंटर होंगे, अगर 6 लिंक है तो 15 आई सेंटर होंगे, बशर्ते अब उल्टा पूछा गया कि 10 लिंक है तो 10 आई सेंटर है तो कितने लिंक्स होंगे, तो 10 आई सेंटर है तो 5 लिंक होंगे, 10 आई सेंटर तो 5 लिंक होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है इसके बाद, तो इसको आप मार्क करिएगा, सब लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, एक्सोड इज ऑल्सो नोन एज, एक्सोड इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर किसी एक इंस्टेंट के लिए कहीं पर डिसाइड होता है, अगले क्षण इंस्टेंटेनियस सेंटर आगे बढ़ सकता है। हाँ, कुछ केसेस में आगे भी नहीं बढ़ता, अगर किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन है तो इंस्टेंटेनियस सेंटर आपका फिक्स रहेगा, लेकिन हाँ अगर आगे बढ़ रहा है तो इंस्टेंटेनियस सेंटर का लोकस ही सेंट्रोड कहलाता है, सेंट्रॉइड नहीं सेंट्रोड कहलाता है, और इंस्टेंटेनियस सेंटर से होकर जाने वाला प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर लाइन ही इंस्टेंटेनियस एक्सिस होता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस का लोकस एक्सोड कहलाता है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस का लोकस क्या कहलाता है, एक्सोड कहलाता है। तो एक्सोड इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंट लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ओके, लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस हो गया एक्सोड। अगला भी देख लें, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस एक्सिस, नहीं भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं, ये ऐसा कोई टर्म डिफाइंड, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पैरेलल या फिर नहीं, तो लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस इज नोन एज एक्सोड। क्लियर? तो आज भी हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस के हमने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, 2 सीरीज हो चुकी है, बाद में एक मेगा मैराथन सीरीज होगा जिसमें हम पूरे थ्योरी ऑफ मशीन के मिक्सअप क्वेश्चंस भी कराएंगे, एग्जाम के पहले ही कराएंगे। आपके एग्जाम यूपी आरवेनल का होने से पहले कराएंगे, यूपी ट्रिपल एससी के पहले तो हम बहुत कुछ करा चुके होंगे, तो ध्यान रखिएगा चीजों को। आप सब लोग खूब मन से खूब जम के पढ़ाई करिए, खूब क्लियरिटी के साथ पढ़ाई करिए, बहुत क्लियर होके पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हम सब लोग इतना ही करते हैं। आने वाले सेशंस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, और भी चैप्टर्स के हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फ्लाईव्हील भी डिस्कस करेंगे, वाइब्रेशंस के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एसएचएम का एक डिटेल चैप्टर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए हो रहे हैं, सब कुछ फ्री में है, सारे वीडियोज आप कभी भी रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, रात के 2 बजे बातें करते हुए या कुछ भी कैसे भी आप फ्री में कभी भी आप देख सकते हैं वीडियो जो आपके लिए अवेलेबल हैं। तो सारी चीज यूट्यूब में हम फ्री पे कर रहे हैं। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको पहुंचाएं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, इसके बाद चीजें फिर देखी जाएंगी और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए और बहुत कुछ अच्छा कर देंगे। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।